गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको किरचॉफ लॉस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आप पढ़ोगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, फिर उसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊँगा और इसको अप्लाई करना सिखाऊँगा। फिर मैं डेरिवेशन दूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके फार्मूले और उसके डेरिवेशंस दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चों में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ कैपेसिटर का डेरिवेशन दूंगा और इस तरह से इस एपिसोड को मैं आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ये बोर्ड और कॉम्पिटिशन्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीरियसली इस वीडियो को वॉच करोगे और समझने की कोशिश करोगे। किसी भी वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखोगे तो बेहतर समझ में आएगा। आधा अधूरा देखोगे पूरी बात समझ नहीं आएगी। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैप्टर के सारे अपलोडेड वीडियोस पहले रिवाइज करें, तब उनको ये बात समझ में आएगी। और जिसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम चल रहा है, फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 का जो मेरी बुक है या उसका जो अपलोडेड वीडियो है उसका फुल रिवीजन करें तो उनको मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन सारे डेरिवेशंस में बहुत ज़्यादा मैथ इस्तेमाल होता है और जिसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वीक होता है उसको अंडरस्टैंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको किरचॉफ लॉस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज द consequence of the principle of conservation of charge. According to this law, at a circuital junction, the algebraic sum of total charges becomes zero. इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, जैसे मान लो कोई बड़ी सी सर्किट है और सर्किट में कोई जंक्शन है, पॉइंटों को आप जंक्शन मान लो, जिसमें बहुत सारे कंडक्टर्स ज्वाइन करे गए हैं। किसी कंडक्टर में चार्ज टूवर्ड्स पॉइंट टू इंटर कर रहा होगा और किसी कंडक्टर में चार्ज अवे फ्रॉम पॉइंट टू लीव कर रहा होगा। मैंने दिखाया किसी टाइम इंटरवल में इस कंडक्टर के थ्रू Q1 चार्ज इनकमिंग है और इसके थ्रू Q2 चार्ज इनकमिंग है। इन द सेम टाइम इंटरवल इस कंडक्टर में चार्ज Q3 आउटगोइंग है और इधर से चार्ज Q4 आउटगोइंग है। बच्चों, कहा यह जाता है कि सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व होगा। इसका मीनिंग हुआ टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टोटल आउटगोइंग चार्ज। आई मीन जितना चार्ज अंदर आएगा उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। चार्ज इसमें ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसलिए यहाँ पे इक्वेशन बनेगा इंटरिंग चार्ज दैट इज Q1 प्लस Q2, लिविंग चार्ज दैट इज Q3 प्लस Q4, सो दे मस्ट बी इक्वल। तो इसको स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला गया है एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन इन अ कैपेसिटिव सर्किट algebraic sum of all the charges in a given time interval becomes zero। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर इनकमिंग चार्ज को मैं प्लस साइन से डिनोट करता हूँ तो आउटगोइंग चार्ज को माइनस साइन से डिनोट करना पड़ेगा। तो जंक्शन ओ पर अलजेब्राइक सम का मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ सिग्मा क्यू इक्वल्स ज़ीरो। जैसे इनकमिंग को प्लस में लिया, आउटगोइंग को माइनस में लिया, सो दिस इज प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इक्वल्स ज़ीरो। और इन दोनों को अगर ट्रांसफ़र किया तो बनता है प्लस Q1 प्लस Q2 इक्वल्स Q3 प्लस Q4। सो टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टोटल आउटगोइंग चार्ज। बच्चों, इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। आपने देखा ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है और उसी प्रिंसिपल से इसको एक्सप्लेन किया गया है। जिसको वर्ड्स में कहोगे इम्प्लाइज टोटल चार्ज एंटरिंग इनटू द जंक्शन equals total charge leaving from the junction।
Here Q1, Q2, Q3 and Q4 are the total charges circulated through the circuit in time interval t equals 0 to t equals infinity during the charging of capacitors in the transient state. In a steady state, the current becomes 0 in the capacitor circuit. प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो पार्ट होता है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ. एक होता है ट्रांजिएंट एनालिसिस, दूसरा होता है स्टेडी एनालिसिस. तो आपको मुझे ये सिखाना है, कैपेसिटिव नेटवर्क में जब बैटरी स्विच ऑन करते तो बैटरी स्विच ऑन करने के बाद कैपेसिटर्स को चार्ज होने में 0 से इन्फिनिटी टाइम लगता है. अब जब सभी कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाते हैं तो स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है और सर्किट में बहने वाली करंट 0 हो जाती है और चार्ज कांस्टेंट हो जाते हैं. वहाँ से स्टेडी स्टेट शुरू होता है. लेकिन जब तक उन पे चार्ज ग्रो कर रहा होता है, कैपेसिटर चार्ज हो रहे होते हैं, टाइम लगता है 0 से इन्फिनिटी. उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट. प्यारे बच्चों, मैं बहुत पहले आपको सिखाया हूँ, फिजिक्स में भी नहीं हुआ कि 1000 साल, वो हर चैप्टर में अलग अलग टाइप का इन्फिनिटी होता है. फिलहाल किसी कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ मिली सेकेंड का टाइम लगता है. ड्यूरिंग सम मिली सेकेंड कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाते हैं. तो इस इन्फिनिटी का इस चैप्टर में जो मतलब होगा वो कुछ मिली सेकेंड होगा. तो इस चैप्टर में इन्फिनिटी का ऑर्डर मिली सेकेंड का होगा, क्योंकि कैपेसिटर्स जनरली बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में चार्ज हो जाती है. तो 0 से इन्फिनिटी का मतलब, इन्फिनिटी मीन्स व्हाट, सम मिली सेकेंड. जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाते हैं तो सर्किट में करंट 0 हो जाती है, करंट बिकम्स 0. वहाँ से क्या शुरू होगा, स्टेडी स्टेट शुरू होगा. तो हम लोग इस चैप्टर में जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो स्टेडी स्टेट में एनालिसिस करेंगे. हम लोग मान लेंगे कि बैटरी स्विच ऑन करने के बाद 0 से इन्फिनिटी टाइम में सारे कैपेसिटर चार्ज हो चुके होंगे और फुल चार्ज हो चुके होंगे, और इसी टाइम इंटरवल में थोड़ा थोड़ा करके जो टोटल चार्ज गुजरा होगा, दे आर Q1, Q2, Q3, Q4, कहते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं. और 0 से इन्फिनिटी में एक कंडक्टर में टोटल चार्ज Q1 हो गया, दूसरे में Q2 हो गया, तीसरे में Q3 हो गया, चौथे में Q4 हो गया. और जब इतने चार्ज सर्कुलेट हो गए तो सर्किट में करंट क्या हो गई, 0, और क्या शुरू हो गया, स्टेडी स्टेट. गॉट इट? Kirchhoff's second law, this is also called loop law. Kirchhoff's second law is the consequence of the principle of conservation of energy. According to this law, in a closed loop of a circuit, the algebraic sum of all the voltages becomes 0. That is, in the below shown loop of the capacitive circuit, in a steady state, sigma v equals 0. प्यारे बच्चों, मैं इसका मीनिंग सिखा रहा हूँ. ये कोई कैपेसिटिव सर्किट है. सेकेंड लॉ समझाना है मुझे. मैंने 3 कैपेसिटर इसमें दिखा रखे हैं. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. एक रेजिस्टेंस भी दिखा रखा है, एक बैटरी दिखा रखी है. बैटरी का EMF है यहाँ पर. मान लो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है. बच्चों, जैसे ही आप बैटरी को स्विच ऑन करते हो, सर्किट कंप्लीट हो जाता है. करंट को फ्लो करने के लिए, चार्ज को सर्कुलेट होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी होता है. नहीं तो ना करंट बहेगी ना चार्ज सर्कुलेट होगा. तो मैंने सर्किट कंप्लीट करा दिया. प्रैक्टिकली क्या होता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस कंडक्टिंग वायर से फ्री इलेक्ट्रॉन पुल करता है और पुल करके पीछे को पुश कर देता है, और इतना पुश करता है कि वो सर्कुलेट हो जाता है. इलेक्ट्रॉन इसमें एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट होता है. सिंगल लूप है, सभी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट होंगे. उसका इक्वलेंट पॉजिटिव चार्ज क्यों दिखाया गया है. बच्चों, जब भी किसी डायग्राम में चार्ज क्यों दिखाया जाएगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज मान के चला जाएगा. सभी इलेक्ट्रॉन के इक्वलेंट पॉजिटिव चार्ज क्लॉकवाइज बढ़ता हुआ माना जाता है.
बच्चों माना जाता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज बहता नहीं है। किसी भी सॉलिड कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन बहते हैं और वह एंटी क्लॉकवाइज बहेंगे, तो उसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज को क्लॉकवाइज बहता हुआ माना जाता है। बच्चों रियल में पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं बहते? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस एटम में होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज बहेगा तो फिर एटम बहेगा, और एटम बहेगा तो ये कंडक्टर सॉलिड नहीं रह पाएगा, फिर वो लिक्विड हो जाएगा या गैस हो जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा तो होता नहीं कि बैटरी स्विच ऑन करते ही कोई कॉपर वायर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, वो सॉलिड का सॉलिड ही रहता है। इसका मतलब एटम बहता नहीं। एटम जब बहेगा नहीं तो पॉजिटिव चार्ज बहेगा नहीं, तो प्रैक्टिकली इसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज इसमें फ्लो करता है क्लॉकवाइज। तो जब भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो कहा जाएगा कि अगर सिंगल बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगी और वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे सर्कुलेट होगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए सेम पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होगा। बच्चों प्रैक्टिकली क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा करके बहता है जीरो से इन्फिनिटी टाइम में, और जीरो से इन्फिनिटी टाइम में टोटल चार्ज जो इस क्रॉस सेक्शन से गुजरता है, टोटल चार्ज को क्यों लिखते हैं? तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करता है, वो आके इस मेटल प्लेट पे जमा हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपको पता है प्लेटों के बीच में या तो इंसुलेटर होता है या फिर एयर होती है। तो एयर भी एक इंसुलेटिंग मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग है, उसमें कनेक्टिविटी होती नहीं, तो करंट बहती नहीं, चार्ज बहता नहीं। तो दो प्लेटों के बीच में प्रैक्टिकली चार्ज बहेगा नहीं, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ जमा हो जाता है। इस पे आता है प्लस क्यू। लेकिन किरचॉफ लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए सिंगल लूप में सिंगल चार्ज फ्लो करना जरूरी है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का वायलेशन हो जाएगा। तो अगर इधर पॉजिटिव चार्ज क्यू बह के यहाँ जमा हुआ है, यहाँ से राइटवर्ड पॉजिटिव चार्ज फिर से बहेगा, फिर प्लस क्यू यहाँ जमा होगा। ये प्लेट पहले न्यूट्रल थी, जब प्लस क्यू मूव करेगा तो इस पर माइनस क्यू आएगा, प्लस क्यू यहाँ रुक जाएगा। बीच में नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, चार्ज बहेगा नहीं, लेकिन इस वाले कंडक्टर में चार्ज बहेगा। बच्चों सेम चार्ज बहेगा नहीं तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का वायलेशन होगा। अगर यहाँ Q1 लिखता हूँ, यहाँ Q2 लिखता हूँ, तो कहा जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस आखिर गया कहाँ? तो चार्ज तो कंजर्व होगा, तो जितना चार्ज इधर बहेगा उतना ही चार्ज इधर बहेगा। इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ डिपॉजिट हो गया, फिर यहाँ से प्लस क्यू मूव किया, यहाँ माइनस क्यू बचेगा, और प्लस क्यू मूव करके बैटरी के अंदर मीडियम कंडक्टिंग होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, वो कंडक्टिंग होता है। तो कहते हैं कि ये चार्ज बैटरी के अंदर बहता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर इस तरह से सर्कुलेट होगा। लेकिन प्यारे बच्चों इनफाइनाइट टाइम के बाद ये चार्ज बहना बंद हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगी, करंट यहाँ भी जीरो होगी, करंट यहाँ भी जीरो होगी, जीरो 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 जीरो, पूरे सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जीरो हो जाएगी, वहाँ से स्टेडी स्टेट स्टैब्लिश हो जाएगा। बच्चों किरचॉफ सेकेंड लॉ का ये जो स्टेटमेंट था, सिग्मा वी इक्वल ज़ीरो, इसको कहते हैं अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल टू ज़ीरो। मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, इसको लिखते कैसे। इसको लिखने का एक तरीका होता है, किसी गिवन लूप में या इधर आप क्लॉकवाइज मूव करो और एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। या तो आप क्लॉकवाइज चला करो या एंटी क्लॉकवाइज चला करो,
सपोज मैं पॉइंट ए से मूव करता हूँ, आप कहीं से चल सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ले लो, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ले लो, या फिर यहाँ लो, यहाँ पे लो, यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, जहाँ आपकी मर्जी हो एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लो। मैंने पॉइंट ए को स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, यहाँ से मूव करूँगा क्लॉकवाइज और आके वापस यहीं पे आके रुक जाऊँगा। इस लूप में ट्रेवल करना है। बच्चों मेथड ये होता है, जहाँ से स्टार्ट करते हो उस पॉइंट का पोटेंशियल पहले लिख लो। नाउ सपोज दिस इज बी, क्लॉकवाइज राइट पर जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जब हम लोग पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो माइनस साइन लगाना होगा। अब बच्चों डिक्रीज कितना होगा, जितना इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिफरेंस होगा। तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V का फार्मूला Q/C होता है, पढ़ चुके हो। Q का मतलब किसी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड। मैं समझा चुका हूँ कि इस पे प्लस Q जमा होगा, इस पे माइनस Q बचेगा। तो किसी भी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q होगा, अपान में C1 होगा। बच्चों इसको मैं क्रॉस करूँगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मैं लिखूँगा -Q/C1। आगे बढ़ो, यहाँ तक आ चुके हो, आगे बढ़ो। कहते हैं कि स्टेडी स्टेट में करंट जीरो हो चुकी है, तो इधर कोई पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस करो। कैपेसिटर को जब क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? -Q/C2। आपको बता चुका हूँ, इस पे प्लस Q होता है, इस पे -Q होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है वो Q/C होता है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल यहाँ पे आएगा -Q/C2। फिर आगे बढ़ो, नो करेंट इन स्टेडी स्टेट। माइंड इट, आप इक्वेशन स्टेडी स्टेट में बना रहे हो, करंट जीरो हो चुकी है, नो पोटेंशियल ड्रॉप। जब प्लस से माइनस पे जाओगे यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज होगा, अनुमत से -Q/C3। क्रॉस करो, नथिंग, नो ड्रॉप। कॉपर वायर, नो ड्रॉप। जब बच्चों बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हो तो कहते हैं पोटेंशियल बढ़ता है, वो इक्वल टू EMF बढ़ता है, इक्वल टू EMF। EMF एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेफ्टवर्ड। तो माइनस से प्लस पे जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, वो इक्वल टू EMF बढ़ता है। तो बच्चों यहाँ लिखोगे +E। यहाँ पे आ चुके हो, नो ड्रॉप। प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा है, मगर स्टेडी स्टेट में कहते हैं करंट जीरो हो जाती है। और जब करंट जीरो हो जाती है तो कहते हैं यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। इग्नोर इट, नो ड्रॉप। कॉपर वायर, नो ड्रॉप। अगेन कॉपर वायर, नो ड्रॉप। पॉइंट ए पर रुक जाओ। प्यारे बच्चों जब आप पॉइंट ए पर रुकते हो, इक्वल साइन के बाद फिर से VA लिखते हो। इसका मीनिंग हुआ, जहाँ से चले थे वहाँ इतना पोटेंशियल था, रास्ते में 3 जगह डिक्रीज हुआ, फिर एक जगह इंक्रीज हुआ, फिर जब आप वहीं पहुँच जाते हो तो फिर पोटेंशियल उतने का उतना ही बचता है, इसलिए इक्वल के बाद VA लिखा जाता है। बच्चों नेक्स्ट लाइन में VA को इधर ट्रांसफ़र कर दो। जब VA को ट्रांसफ़र करते हो तो VA माइनस VA जीरो हो जाता है, यहाँ जीरो बचेगा। फिर ये 4 टर्म आएंगे, रिपीट कर डालो। प्यारे बच्चों ये पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्ट में होता है, स्केलर क्वांटिटी है, कुछ नेगेटिव टर्म है और कुछ पॉजिटिव टर्म है।
इसी एक्सप्रेशन को अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस बोलते हैं। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा वी इक्वल्स 0। तो बच्चों इस सिग्मा वी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिग्मा वी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ वी ए लिखा है, यहाँ भी वी ए लिखा है। तो ये इक्वेशन बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, लेकिन वी ए को वी ए से ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ 0 आता है, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड को सिग्मा वी कहते हैं। अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इक्वल टू 0 इन अ क्लोज लूप। लूप का क्लोज होना जरूरी है, तभी किरचॉफ सेकंड लॉ वैलिड होगा। प्यारे बच्चों, मैंने कुछ नोट्स दे रखा है। वी ऑलवेज कंसीडर a closed loop or mesh in a circuit, and we move either clockwise or anti-clockwise in the loop. Here Q is the total charge circulated through the circuit in time interval t equals 0 to t equals infinity during the charging of capacitors in the transient state. बच्चों, कैपेसिटर को चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और इनफाइनाइट टाइम में जो चार्ज बहेगा थोड़ा थोड़ा करके, उस सब मिला के टोटल चार्ज क्यू कहलाएगा। जब तक चार्ज बढ़ता है तब तक करंट बढ़ती है, उस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। नंबर 1, वी हैव सम साइन कन्वेंशन। एज वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर to the negative plate, then potential decreases by Q by C and vice versa। इसका मतलब क्या हुआ? अगर उल्टा चलोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। वाइस वर्सा का मतलब इस स्टेटमेंट का अपोजिट, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाओगे तो डिक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड होगा उसका Q/C। As we move from negative plate of a battery to the positive plate, then potential increases by EMF and vice versa। I mean उल्टा चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, as we move across a resistance, there is no change in potential in a steady state because the electric current becomes 0 in the capacitive circuit in a steady state। बच्चों, हम लोग ये थ्योरी जो पढ़ रहे हैं वो स्टेडी स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं। स्टेडी स्टेट में करंट क्या हो जाती है? 0, इसलिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं होता। लेकिन अगले चैप्टर में जब हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट पढ़ेंगे तो ट्रांजिएंट स्टेट में चार्ज बहेगा, करंट बहेगी। जब करंट बहेगी तो रेजिस्टेंस को क्रॉस करते वक्त पोटेंशियल चेंज होगा। तो जो पोटेंशियल चेंज होता है उसका फॉर्मूला I/R होता है। उसका कन्वेंशन मैं आपको ट्रांजिएंट स्टेट में पढ़ा दूंगा। अभी ये जो सर्किट चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, कैपेसिटिव नेटवर्क का चल रहा है और स्टेडी स्टेट का चल रहा है। स्टेडी स्टेट में करंट 0 हो जाती है, तो रेजिस्टेंस को क्रॉस करते वक्त I/R फार्मूले से पोटेंशियल चेंज की वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल in a steady state because the electric current becomes 0 in capacitive circuit in a steady state। Then the next topic is combinations of capacitors
First one is series combination. For series combination, your formula is 1 by C equals 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, where C is the equivalent capacitance between the terminal C and B. बच्चों डायग्राम देखो, बच्चों जब साइड बाय साइड कैपेसिटर्स को आप कनेक्ट करते हो कॉपर वायर के थ्रू, इसी को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर चार्ज करने के लिए उसमें एक लूप बनाते हैं, लूप बना के एक बैटरी लगाते हैं, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड बी। टी और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिराइव करने पर आएगा उसको सी कहते हैं, और इस सी को निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। मैं इस फार्मूले का डेरिवेशन सिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछेगा। तो देखिए कैसे होगा, फिगर बी से समझना शुरू करो। माना कि बगल में आप एक स्विच लगा है, स्विच ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकला कैपिटल Q। याद रखो ये इंस्टेंटली नहीं निकलता, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, और इस पूरे चार्ज को बहने में 0 से इन्फिनिटी टाइम लगता है, और इन्फिनिटी इस चैप्टर में मिली सेकेंड ऑर्डर की होती है। तो कुछ मिली सेकेंड में टोटल चार्ज यहाँ से निकला है, ये आगे चलता चला जाएगा। सिंगल लूप में सिंगल चार्ज बढ़ता है, नहीं तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि चार्ज न बढ़ता है न घटता है। जंक्शन इसमें है भी नहीं, इसको टर्निंग बोलोगे, इसको टर्निंग बोलोगे, ये भी टर्निंग है, ये भी टर्निंग है। इधर से क्यों आएगा तो इधर से क्यों जाना चाहिए, यही तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। अगर इधर से Q1 लाते हो, यहाँ से Q2 ले जाते हो, तो कोई ये पूछेगा कि इस जंक्शन में दोनों का डिफरेंस गया कहाँ, अब्जॉर्ब हो गया या रेडिएट हो गया, लीक कर गया। यहाँ ना अब्जॉर्ब होता है ना लीक करता है, तो जितना लेफ्ट साइड से आता है राइट साइड से आएगा उतना ही अपवर्ड जाएगा। तो बच्चों जितना चार्ज निकला है उसको ऊपर जाना ही पड़ेगा, फिर यहाँ तक Q कैपिटल Q को आना ही पड़ेगा। कैपिटल Q इस पे जमा हो गया, फिर कैपिटल Q मूव किया, ये प्लेट न्यूट्रल थी, बचेगा माइनस Q, कैपिटल Q जमा हो गया प्लस Q, कैपिटल Q मूव किया, बचेगा माइनस Q, ये यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया प्लस Q, फिर कैपिटल Q मूव करेगा, यहाँ बचेगा माइनस Q, और इन्फिनिटी टाइम गुजरने के बाद चार्ज का सर्कुलेशन रुक जाएगा, करंट 0 हो जाएगी, मगर ये चार्जेस फिक्स हो जाते हैं। ये अंदर वाले सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ बंध जाते, बाउंड हो जाते हैं। ये चार्जेस डिसअपियर नहीं होते, बंध जाते हैं। उसी तरह से ये भी दोनों फिक्स हो जाएंगे, ये भी दोनों फिक्स हो जाएंगे, लेकिन सर्किट में अब चार्ज नहीं बहेगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको डेरिवेशन देने जा रहा हूँ, आप करो क्या, in the above figure B apply Kirchhoff's second law in the shown loop and move clockwise। बच्चों सेकेंड लॉ लगाने के लिए किसी पॉइंट से मूव करते हैं, मैंने फिर से एक कॉर्नर को पॉइंट ए बना दिया, इस तरह से लिख के यहाँ तक पहुँचेंगे।
देखो कॉर्नर, इसका पोटेंशियल लिखोगे वी है, क्रॉस करो, पोटेंशियल घटेगा -q/c1, नथिंग, फिर क्रॉस करो -q/c2, नथिंग, फिर क्रॉस करो -q/c3, नथिंग, 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 नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओ, इंक्रीज होगा +c, नथिंग, नथिंग, पॉइंट ए पर जाकर रुक जाओ, डिक्टाल इक्वल टू वी ए। यही मैंने किया, जरा देख लो। वी ए -q/c1 -q/c2 -q/c3 +c इक्वल्स वी। फिर बच्चों वी ए माइनस वी ए को 0 कर दिया, इन तीनों टर्म को ट्रांसफर किया, राइट साइड में जाके प्लस हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में ई बचेगा। फिर साइड को चेंज कर दिया, वो साइड को क्यू से डिवाइड कर दिया, यहाँ से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ई बाई क्यू बचेगा। नाउ से दिस इज इक्वेशन 1। अब बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होता है? इन द अबव फिगर सी अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द शोन लूप एंड मूव क्लॉकवाइज। सी इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिगर सी को देखो प्यारे बच्चों, 3 की जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो बिटवीन ए एंड बी। इस सिंगल कैपेसिटर को इक्विवेलेंट कैपेसिटर तब कहा जाएगा जब यह अकेला वही काम करे जो तीनों मिल के कर रहे थे। बच्चों तीनों मिल के क्या कर रहे थे? ये तीनों मिलकर गिवन बैटरी से प्लस क्यू चार्ज को विड्रॉ कर रहे थे और प्लस कैपिटल क्यू को सर्कुलेट करवा रहे थे। अगर इन तीनों को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं और यह अकेला उसी बैटरी से उतना ही चार्ज कैपिटल क्यू विड्रॉ करे और सर्कुलेट करवाए, इसको इक्विवेलेंट सी बोला जा सकता है। नाउ सी इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों इसमें फिर से किरचॉफ सेकेंड लॉ लगा दो। ए से चलो ए पर रुको, वही काम मैंने किया है। पहले तुम यहाँ समझ लो, फिर मैं इक्वेशन बता दूंगा। तो मस्ट से वी ए -q/c, नथिंग, 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 +c इक्वल्स वी। देखो ये इक्वेशन मैंने बनाया है। इन द अबव फिगर सी अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ एंड मूव क्लॉकवाइज। वी ए -q/c +c इक्वल्स वी। बच्चों वी ए को ट्रांसफर करो, -q/c को राइट साइड ले जाओ, वो साइड को q से डिवाइड करो, तो गेट टू 1/c इक्वल्स q/q। इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, बच्चों दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा। I mean 1/c must be equal to sum of these three. So you write here to get you this. And obviously where C is what? Equivalent capacitance between terminal C and D. Hence proved.
देखिए फॉर्मूला डिराइव हो गया, बोर्ड एग्जाम में आपको डेरिवेशन देना होगा, ऐसे ही करोगे। नाउ सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन, योर फॉर्मूला is C equals C1 plus C2 plus C3 where C is equivalent capacitance between the terminals A and B। यार बच्चों पहले डायग्राम में समझ लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसा है। अगर किसी दो पॉइंट के बीच, आई मीन बिटवीन ए एंड बिटवीन बी, सपोज मैंने 3 कैपेसिटर्स दिखाए, सारी कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट अगर पॉइंट ए से कनेक्ट करी जाए और तीनों की राइट प्लेट्स पॉइंट बी से कनेक्ट करी जाए, ए और बी के बीच में बैटरी लगा दी जाए, तो बच्चे इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब हर एक कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट एक सिंगल कॉमन पॉइंट से, हर एक कैपेसिटर्स की राइट प्लेट्स सेकेंड सिंगल कॉमन पॉइंट से डायरेक्टली थ्रू कॉपर वायर जोड़ दी जाए, डायरेक्ट थ्रू कॉपर वायर, so they are supposed to be connected in parallel combination। बच्चों ए और बी के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को सी माना जाए तो डिराइव करने पर सी की वैल्यू आती है C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो ऐसा आता है, ये फॉर्मूला आएगा। अब मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूँ कैसे होगा। In the below figure B, apply Kirchhoff first law at the junction A. Entering charge Q equals leaving charge Q1 plus Q2 plus Q3 से इक्वेशन 1। बच्चों डायग्राम देखो, फिगर बी में मैंने दिखाया कि यहाँ पे कोई स्विच होगा, स्विच ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, बैटरी ने पॉजिटिव टर्मिनल से टोटल चार्ज प्लस Q पुश किया, प्लस Q मूव करते करते यहाँ पे आया, इस जंक्शन पे कैपिटल Q एंटर करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट अमाउंट डाइवर्ट होगा। ना सपोज इधर को Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर Q3 गया। एट दिस जंक्शन एंटरिंग चार्ज कैपिटल Q, लीविंग चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही मैंने लिखा है बच्चों। फिर कहते हैं जंक्शन टू जंक्शन सेम चार्ज बढ़ता है, नहीं तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का वायलेशन हो जाएगा। अगर इधर Q1 दिखाता हूँ, यहाँ Q1 डैश दिखाता हूँ, पूछा जाएगा इन दोनों का डिफरेंस कहाँ गया। इनफैक्ट कैपेसिटर की थ्योरी ये होती है कि दोनों प्लेट पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही आते हैं। जब इक्वल एंड अपोजिट आते हैं तो इन दोनों का सम तो जीरो हो जाता है, तो जितना इधर गया है उतना इधर जाना चाहिए, तभी चार्ज कंजर्व होगा। अगर आप इधर Q1 दिखाए हो, इधर Q1 ही दिखाना पड़ेगा। तो जंक्शन ए से Q1 निकला और अप टू द जंक्शन बी Q1 जाएगा। जंक्शन टू जंक्शन बच्चों हमेशा सेम चार्ज दिखाते हैं, याद रखना, नहीं तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का वायलेशन हो जाएगा। सेम चार्ज, फिर इधर से Q2 दिखाया, अप टू द नेक्स्ट जंक्शन Q2 जाएगा, Q3 अप टू द नेक्स्ट जंक्शन Q3। बट इन द मीन टाइम जैसे ऊपर सिखा चुका हूँ, इस पे आएगा प्लस Q1, इस पे आएगा माइनस Q1, बिल्कुल अपोजिट फेसेस पर इनर सरफेस पर आएंगे।
और इलेक्ट्रोस्टैटिकली बाउंड हो जाएंगे। ये गैप स्मॉल होता सिखा चुका हूँ। इस पे प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3, आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो बचता है, यहाँ जीरो होगा। प्यारे बच्चों, ये कैपेसिटर्स तीनों फुल चार्ज हो चुके हैं और इन चार्जेस को बहने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। वो इन्फिनिटी कुछ मिली सेकेंड ऑर्डर की होगी, उसको ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। और जब चार्ज बहने बंद हो जाते हैं, करंट जीरो हो जाती है, तो स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है। तो हम लोग एनालिसिस स्टेडी स्टेट में कर रहे हैं। प्यारे बच्चों और देखो, अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द लूप AC1BEA AC1BEA AC1BEA। बच्चों कैसे लगाओगे सेकेंड लॉ? ए से मूव करो, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाओ, कितना ड्रॉप होगा? Q1/C1। फिर मूव करो, नथिंग। फिर मूव करो, नथिंग। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, नाउ पोटेंशियल विल इंक्रीज, प्लस C, नथिंग, स्टॉप एट A इक्वल टू V। ऐसे बनेगा। फिर से देखो, VA माइनस Q1/C1 प्लस C इक्वल्स VA को ट्रांसफ़र करो, दे विल कैंसिल आउट। इसको भी ट्रांसफ़र करो, इधर आके प्लस होगा। Q1 का फार्मूला बनाओ, कम्स आउट Q1 इक्वल्स C1। इक्वेशन 2। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। प्यारे बच्चों, आप करोगे क्या? ये जो लूप आप बनाए हो, अब आप C2 से गुजरो, बैटरी का पाथ शामिल करो, बट C1 की वजह C2 से गुजरो। फिर ऐसा एक इक्वेशन बनाओ, फिर ट्रांसफ़र करो, कैंसिल कराओ, तब मिलेगा Q2 बराबर C2। जैसे Q1 इक्वल C1 ही मिला है, उसी तरह से ये भी मिल जाएगा। अब C3 से पास करो, कैसे दिखाता हूँ। ए से स्टार्ट करो, डाउनवर्ड आओ, अपवर्ड जाओ, राइट मुड़ जाओ, बैटरी को क्रॉस करो, ए पर चले आओ। तो बच्चों, जब आप C3 के रास्ते से चलोगे और VA कैंसिल करा लोगे, तो तुम्हारा ये इक्वेशन मिल जाएगा, Q3 बराबर C3। अब ये जो तुमने तीन वैल्यू निकाली है, इनको यूज करने से पहले फिगर C पे आ जाओ। इन द बिलो फिगर C, अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ in the shown loop and move clockwise. C is equivalent capacitance। बच्चों क्या करो, बिटवीन A एंड B जो तीन कैपेसिटर लगाए हो, इन तीनों को रिप्लेस करो, एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो बिटवीन A एंड B। सेम बैटरी इस्तेमाल करो। अगर ये अकेला वही काम करे जो तीनों ने मिलकर किया, इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलोगे, C को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलोगे।
तीनों मिलकर बच्चों क्या कर रहे थे, एक गिवन बैटरी से कैपिटल Q टोटल चार्ज विड्रॉ कर रहे थे। अगर ये अकेला उसी बैटरी से वही टोटल चार्ज विड्रॉ करे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। मगर ये Q तो सिंगल लूप में सर्कुलेट होगी, इस पे जमा होगा प्लस Q, इस पे आएगा माइनस Q। तो यहाँ एक लूप ले लो, इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों, VA माइनस Q बाई C नथिंग प्लस C नथिंग इक्वल्स VA। VA माइनस Q बाई C प्लस C इक्वल्स VA। ट्रांसफर करो, कैंसिल होगा, Q का फॉर्मूला बनाओ, Q बराबर C आएगा। से इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5 पांचों इक्वेशन को मिक्स करो। क्या करोगे बच्चों, Q1 Q2 Q3 और कैपिटल Q की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। देखो कर दिया, दिस इज Q, Q1 Q2 Q3, कैपिटल ई से डिवाइड करो, कैंसिल होगा और ये बचेगा। बच्चों ये इक्वेशन डिराइव हो चुका है और इस इक्वेशन में आप C को क्या डिफाइन करोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल C एंड B। हैज प्रूव्ड। ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 3 से अधिक होंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, आई मीन प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 डॉट डॉट सो ऑन, ये बढ़ते चले जाएंगे और इसको बोलोगे इक्वल कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल C एंड B। तो देखा मैंने आपको कितनी आसानी से डेरिवेशन सिखाया, प्रैक्टिस करोगे बोर्ड में काम आएगा। डायग्राम नीट एंड क्लीन आप बोर्ड एग्जाम में बनाओगे, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायग्राम अच्छे से बना के दिखाया। और बच्चों ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1, और इसका राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये बुक पब्लिश करूँगा तो आपको इन्फॉर्म करूँगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, कहते हैं कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अगर किसी एक प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, प्लेटों के बीच कैपेसिटेंस C है, तो दोनों प्लेटों के बीच स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी U के 3 फार्मूले होंगे, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, where V is magnitude of potential difference between positive plate and negative plate. C is capacitance of the capacitor between positive plate and negative metal plate। बच्चों में इसका डेरिवेशन सिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो डेरिवेशन पूछेगा, और जो बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनको डेरिवेशन पे कमांड होना चाहिए फॉर बेटर कॉन्फिडेंस।
नहीं तो नेशनल लेवल के कंपटीशन निकाल नहीं पाएंगे। सीखना तो उनको भी पड़ेगा, शॉर्टकट में कोई मेथड नहीं है। शॉर्टकट अपनाओगे तो अच्छी रैंक नहीं आएगी, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो कंपटीशन वाले बच्चों को भी ये सब डेरिवेशन सीखने पड़ेंगे। मैं आपको डेरिवेशन सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। ये कोई आर्बिट्रेरी कंडक्टर है और ये सेकंड कंडक्टर है। ये गैप नेग्लिजिबल है और साइज लार्ज है। ये गैप मिलीमीटर का ऑर्डर का होना चाहिए और ये मोर देन 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। बच्चों बैटरी लगा दो दोनों के बीच में। तो चार्जिंग में सिखा चुका हूँ। कहते हैं कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रॉन पुल करता है और नेगेटिव टर्मिनल पुश करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रुकते हैं, यहाँ सरप्लस हो गए, नेट चार्ज -q। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट हो गई, नेट चार्ज +q। बच्चों, मैं बहुत पहले सिखाया हूँ कि अंदर वाले सरफेस पर ये क्यों रुकती है, क्योंकि इस गैप को नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। जब बहुत स्मॉल गैप करोगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन लार्ज होगा और लार्ज अट्रैक्शन की वजह से अंदर चले जाते हैं। जब पूरा का पूरा चार्ज अंदर चला आया, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। तो जितनी लाइन यहाँ से इमर्ज होएंगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी। इन दोनों के बीच में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगा। कहते हैं कि इस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसी एनर्जी के 3 फार्मूले थे। इसको डिराइव करने का कॉन्सेप्ट ये है कि सिस्टम तुम कैपेसिटर को मानो, बैटरी को एक्सटर्नल एजेंट मानो, रेजिस्टेंस इसका 0 मानो, इसका भी रेजिस्टेंस 0 मानो, बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मानो, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 0 मानो। आइडियल कंडीशन बना ली तो कहा जाएगा कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पुल करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पुल करता है। इलेक्ट्रॉन बहता है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन बहता है एंटी क्लॉकवाइज और माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज बहता है क्लॉकवाइज, मगर वो धीरे धीरे बढ़ेगा, 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ेगा। ये धीरे धीरे बढ़ेंगे, इन्फिनिटी यहाँ मिली सेकेंड ऑर्डर की होगी। तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पुल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे पहुँचाएगा। ये हाइपोथेसिस है, यही मान के चलो। तो माना कि किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में इस बैटरी ने इस सरफेस से dq पॉजिटिव चार्ज पुल किया और dq पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँचा दिया। इसने वेरी स्मॉल वर्क किया। जो भी वर्क इसने किया वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज रुक जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी पैदा नहीं हुई, रेजिस्टेंस 0 माने हो, हीट पैदा नहीं होगी, तो बैटरी का वर्क जाएगा कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। इज इट? तो यहाँ का पोटेंशियल किसी मोमेंट पर v माइनस मान लो, इसका पोटेंशियल v प्लस मान लो। वर्क डन बाई एजेंट का फार्मूला लगा दो। वर्क डन बाई एजेंट का फार्मूला जो लिखते हो वो सीखो। वेरी स्मॉल वर्क डन बाई बैटरी, that is very small work done by external agent. This is dq और यह v2 माइनस v1, v2 is v plus, v1 is v minus. This is called difference magnitude of difference, potential difference.
शॉर्ट में इसको वी लिखती हूँ, ये हो गया डी क्यू वी इक्वल्स दिस। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको मैं बहुत पहले सिखाया हूँ कि कैपेसिटर के केस में किसी भी मोमेंट पर अगर प्लेट पे चार्ज क्यू है तो उसकी वैल्यू सी वी होती है। वी को कहा गया वी प्लस माइनस वी माइनस। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इस फार्मूले को हम लोग पहले सीख चुके हैं। यहाँ से हम लोग v की जगह पे क्यू बाई सी लिख सकते हैं। वही काम किया हूँ, v की जगह पे क्यू बाई सी। तो बच्चों ये हो गया स्मॉल वर्क। तो अगर धीरे धीरे करके टोटल चार्ज कैपिटल क्यू बैटरी ने पहुँचाया होगा तो बिग अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करोगे, यहाँ रख दोगे, क्यू वेरिएबल मानोगे, क्यू की लोअर लिमिट 0, क्यू की अपर लिमिट कैपिटल क्यू। दिस इज टोटल बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। इज इट? फॉर द गिवन सिस्टम सी कांस्टेंट होता है, सी को बाहर निकालोगे, क्यू डी क्यू अंदर बचेगा, लिमिट लगाओगे, इंटीग्रल रटा है क्यू स्क्वायर बाई 2 देन 1 बाई सी, पुट लिमिट टू गेट टू दिस। प्यारे बच्चों, बाय डेफिनेशन the total stored potential energy in this space exactly equals total work done by agent, and work done by agent बच्चों ये आप निकाल चुके हो, उसको ला के यहाँ रख दो। So this will give you total stored potential energy in this space। बच्चों बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ 0 होगा, इधर एनर्जी 0 होगी, इधर एनर्जी 0 होगी, सारी एनर्जी इसी स्पेस में होगी। उसका ये है फॉर्मूला। अब क्या हुआ, स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो गया, बैटरी अब कोई चार्ज पुल नहीं कर पा रही है। फाइनल टोटल चार्ज बराबर सी वी। यू मस्ट से दिस इज फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ क्यू की जगह पे सी वी पुट करोगे, एक फार्मूला और बनता है हाफ सी वी स्क्वायर। फिर सी को लिख सकते हो क्यू बाई वी। जब यहाँ क्यू बाई वी लिखोगे एक फार्मूला और बनेगा। तीनों फार्मूले को कंपाइल कर दो। नाउ दिस इज स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू प्लेट्स, हेंस प्रूव्ड। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और बचे हुए टॉपिक्स को मैं अगले एपिसोड में कंप्लीट करूँगा, जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। ये बड़े अच्छे अच्छे डेरिवेशन मेरे पास हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा अगले एपिसोड में। और ये सब डेरिवेशन कराने का मेरा अपना एक तरीका है, एक स्टाइल है, अपना एक मेथड है जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। बुक्स में अलग अलग तरीके से लोग समझाए हुए हैं, लेकिन मैं इसमें अप्रोच कंपटीशन का डाला हूँ, और कंपटीशन का अप्रोच जो होता है वो बीएससी और बीटेक लेवल का होता है। तो कैलकुलस को फिजिक्स में क्यों कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीज़ें समझाते हुए मैं डेरिवेशन बताता हूँ। आपकी किताबों में ये सब चीज़ें इतना अच्छा मिलेगा नहीं, आधा अधूरा इसीलिए समझ में आता है, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से सिखा दूंगा कि आखिर कंपटीशन का अप्रोच क्या होता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एपिसोड को आप शुरू से लास्ट तक बहुत केयरफुल्ली वॉच करोगे और सीखते रहोगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, and wish you good day and see you again